चलिए हम लोग पॉलीफेज सिस्टम की थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं पॉलीफेज सिस्टम के, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चनों का कलेक्शन है, इसमें देख लेते हैं ज़रा। देखो इसमें क्या है, 2 कॉलम दे रखे हैं, ठीक है। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, 2 कॉलम इसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो क्या है कि पहले कॉलम में इधर क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि प्रतिघाती शक्ति लिखा हुआ है। प्रतिघाती शक्ति का जो हमारा प्रतिघाती शक्ति को किस में नापते हैं, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को किस में नापते हैं, यानी कि वास्तविक शक्ति दे रखा है, वास्तविक शक्ति और 3 फेज शक्ति दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है कि 3 फेज शक्ति की जो पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, √3 VL/IL cos फाई। और जो पावर फैक्टर होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, पावर फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि cos फाई बराबर होता है R/Z। तो R का मान भी होता है ओम, मात्रक ओम होता है, और Z का भी मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो दोनों के मात्रक ओम होते हैं, तो दोनों ओम से ओम कट गए। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी इसका पावर फैक्टर का मान, पावर फैक्टर की कोई भी इकाई नहीं होती, मात्रक ही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो पावर फैक्टर है उसका मात्रक क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति को किस में नापते हैं, KW में नापते हैं। किस में नापते हैं, KW में नापते हैं। इसके बाद जो प्रतिघाती शक्ति होता है उसको किस में नापते हैं, प्रतिघाती जो शक्ति होता है उसको नापते हैं हम KVR में नापते हैं। और जो आभासी शक्ति होता है उसमें किस में नापते हैं हम लोग, KVA में नापते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो वही चीज़, देखो इसमें आंसर लिखा हुआ है कि पहले का क्या हो जाएगा, पहले का C हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, तीसरे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, तीसरे का D हो जाएगा, चौथे का हमारा E हो जाएगा, और पाँचवें का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी लिखी हुई है इसमें। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं। अब देखो ये चीज़ है हमारी, ठीक है। ये हमारे 3 फिगर दे रखे हैं, कह रहा है, और कॉलम 2 दे रखा है, कह रहा मैचिंग करिए इसमें कि आप कौन किसकी चीज़ है, ठीक है। देखो ये चीज़ हमारी दे रखी है, कह रहा है 2 वाट मीटर द्वारा शक्ति का मापन। कॉलम 2 में लिखा है पहला पॉइंट, और कॉलम फर्स्ट में A नंबर फिगर है, B नंबर फिगर और C नंबर फिगर है, ठीक है। तो पहला लिखा है 2 वाट मीटर, कॉलम 2 का पहला पॉइंट है 2 वाट मीटर द्वारा शक्ति का मापन। तो वाट मीटर क्या A और B में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। A और B में कोई वाट मीटर दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट इसमें वाट मीटर देखो, 2 वाट मीटर देखो दिख रहे हैं, और दोनों वाट मीटर में क्या होती है, अलग अलग पावर होती है, P1 + P2 होती है, P1 + P2 होती है, ठीक है। तो P1 + P2 यानी P1 और प्लस का क्या है P2, P1 और प्लस का क्या है PT है, ठीक है। तो P1 + का P2 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब पहले का क्या हो जाएगा, पहले C का कनेक्शन किसके हो जाएगा, C का कनेक्शन हो जाएगा। देखो हमारा इसमें छोटा है, इसमें दिख नहीं रहा है। देखो C का जो कॉम्बिनेशन है वो किसके साथ हो जाएगा, A के कॉम्बिनेशन के साथ हो जाएगा, पहले कॉम्बिनेशन के पास हो जाएगा। ये किसका कनेक्शन है, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा का हो गया। और ये किसका, स्टार का कनेक्शन है, ये हमारा किसका हो गया, स्टार का कनेक्शन हो गया। देखो किस तरह से ये हमारा B नंबर किस तरह से स्टार होगा। देखो जब इस तारों को, तीनों तारों को आपस में घसीटेंगे ना, तो एक तार हमारी ऐसे आ जाएगी, एक तार हमारी ऐसे चली जाएगी, एक तार हमारी ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो हमारी कौन सा बन जाएगी, ये हमारा स्टार कनेक्शन बन जाएगा। ये इसके साथ कॉम्बिनेशन, पहला वाला इसके साथ कॉम्बिनेशन, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये पहले वाले के साथ बन जाएगा, यानी कि 2 वाट मीटर मेथड बन जाएगा, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 वाट मीटर मेथड में कुल शक्ति का मान कितना होता है। 2 वाट मीटर मेथड में क्या होता है, P1 + का P2, यानी कि इसमें क्या रखा है, W से डिनोट कर रहा है, P को W से डिनोट किया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, W1 + का W2 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है 2 वाट मीटर में शक्ति, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ तक हो गई। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन तुम्हारा जस्ट अभी हमने करा रखा है, ठीक है। कह रहा है कि 2 वाट मीटर विधि से हमने शक्ति का मापन किया, तो पहला आया पॉजिटिव, दूसरा आया नेगेटिव। तो ये जो सोल्यूशन यहाँ पे किया है ना, ये सोल्यूशन ना देखो, ये सोल्यूशन बेकार सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन पे ध्यान ना दो। जो सोल्यूशन अभी पीछे हमने कराया है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके किया है, तो क्या है tan 0 डिग्री, मतलब कि tan 90 डिग्री मान। तो cos फाई का मान कितना होगा, पावर फैक्टर का मान हो जाएगा cos 90 का मान कितना होगा, 0। तो 0 है, तो 0 ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे कहीं, 0 तो कहीं है ही नहीं। इसका मतलब क्या आएगा, 0.5 से कम हो जाएगा, 0.5 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी आया ना, जस्ट कराया भी ऊपर, तीसरा जो पॉइंट था, कंडीशन 3 थी, 2 वाट मीटर की जो कंडीशन 3 थी उसमें यही पॉइंट था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0. क्योंकि 0 आ रहा है, तो 0 तो है नहीं, तो 0.5 से कम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने के पहले देखो, cos फाई का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ऊपर जो हमने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे cos नहीं लिखा हुआ है,
तो ऊपर फॉर्मूला सही कर लो यहाँ पे, जो हमने फॉर्मूला बताया था पहले वाले पार्ट में। देखो ये पहला वाला पार्ट जो बनाया था, cos 5 बराबर ये, तो cos 5 बराबर ये नहीं होता है, ठीक है। एक ब्रैकेट और लगा लो यहाँ पे, बाहर cos भी होता है, तभी cos से cos उड़ेगा, ये जो है ये tan इधर आएगा तो tan फाइव बराबर तभी बनेगा tan फाइव, ठीक है। ये रूल इसमें है, 12th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, tan इनवर्स ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे cos 5 और बराबर में क्या है, cos और उसके ब्रैकेट में तुम्हारा tan करके फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस तरह का है, उसको सही कर लेना, गलत लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है तुम्हारा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक। उसके बाद tan 5 बराबर तुम्हारा √3 P1 माइनस P2 बॉन्ड में P1 प्लस P2 हो जाता है, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ये क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है न्यूट्रल में प्रवाहित होने वाली धारा बताइए कितनी है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि न्यूट्रल में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताना है, कि न्यूट्रल में हमारी धारा कितनी बह रही है। तो क्या है हमारा न्यूट्रल है, क्या है न्यूट्रल, तो कोई चीज़ न्यूट्रल होती है तो इसका मतलब कोई धारा उसमें बह रही होगी, नहीं बह रही होगी। उदासीन, न्यूट्रल का मतलब क्या, उदासीन, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उदासीन। तो उदासीन है, क्या है, उदासीन। तो उदासीन है जैसे कि हमारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। तो न्यूट्रल में कोई धारा बहेगी, नहीं बहेगी। तो न्यूट्रल में प्रवाहित होने की धारा का मान कितना होता है, शून्य होता है। न्यूट्रल में कोई भी धारा हमारी प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। अब कह रहा है कि न्यूट्रल की आवश्यकता किस में होती है, न्यूट्रल की आवश्यकता संतुलित लोड में नहीं होती है, ठीक है। तो संतुलित लोड में यानी कि बैलेंस लोड में, ठीक है, बैलेंस लोड में हमें न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। बैलेंस लोड में न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो बैलेंस लोड में क्या है कि बैलेंस लोड में हमारी न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बात करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि एक डेल्टा संयोजन में जो फेज वोल्टेज है वो हमारा कितना 400 वोल्ट है, तो लाइन वोल्टेज बताना है। वीएल मतलब कि लाइन वोल्टेज बताना है। कह रहा है एक डेल्टा संयोजन है। अब डेल्टा संयोजन, डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में लाइन वोल्टेज बराबर क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है, यही तो होता है डेल्टा में, ठीक है। तो डेल्टा में क्या होता है, लाइन वोल्टेज बराबर होता है, लाइन वोल्टेज यानी कि वी एल बराबर होता है वी फेज के, ठीक है। तो ये होता है डेल्टा की कंडीशन। तो हमें वी फेज पता है 400 वोल्ट, तो लाइन वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 400 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 400 वोल्ट, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो आभासी शक्ति को किसमें व्यक्त किया जाता है, ये तो सब पहले से क्लियर है। आभासी शक्ति को किसमें व्यक्त किया जाता है, आभासी शक्ति पहले बता चुके हैं, तो केवी ए में व्यक्त किया जाता है आभासी शक्ति, ठीक है। अब देखो, अब देखो कह रहा है समान क्षमता, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी मुझे थ्योरी में भी शायद बताया है ये चीज़। कह रहे हैं कि समान क्षमता के लिए 3 फेज मोटर का आकार जो है वो सिंगल फेज मोटर की अपेक्षा क्या होगा, ठीक है। अब देखो एक लाइन और भी देखो, सिंगल फेज और पॉली फेज में हमने डिफरेंस बताया था। जब हमने पॉली फेज सिस्टम स्टार्ट किया है तो सबसे पहले हमने दोनों के बीच में डिफरेंस ही बताया है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पॉली फेज मोटरें जो होती हैं वो कम साइज की होती हैं। जैसे कि मान लो सिंगल फेज मोटर है और एक 3 फेज मोटर है, ठीक है। मान लो एक 3 फेज मोटर नहीं, पॉली फेज मोटर है और एक सिंगल फेज मोटर है। तो अगर सिंगल फेज मोटर हमारी 10 HP की है, अगर सिंगल फेज मोटर 10 HP की है और 3 फेज मोटर भी 10 HP की है, तो आकार किसका ज़्यादा बड़ा होगा, आकार हमारा बड़ा होगा सिंगल फेज का, ठीक है। और आकार छोटा किसका होगा, 3 फेज का। तो 3 फेज मोटरों का जो साइज होता है वो सिंगल फेज मोटरों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। 3 फेज मोटरों का जो साइज होता है वो सिंगल फेज मोटरों की अपेक्षा क्या होता है, हमारा कम होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि समान क्षमता के लिए 3 फेज मोटर का आकार, समान क्षमता के लिए 3 फेज मोटर का जो आकार है वो सिंगल फेज मोटर की अपेक्षा क्या होता है, ठीक है। कह रहा है कि समान क्षमता के लिए 3 फेज मोटर का जो साइज है वो सिंगल फेज मोटर की अपेक्षा क्या होगा। तो समान क्षमता के लिए 3 फेज मोटर का जो साइज है सिंगल फेज की मोटर में क्या होगा, कम होगा, यानी कि छोटा होगा। कौन, तो 3 फेज मोटर का जो साइज है वो कैसा हो जाएगा, छोटा होगा, ठीक है। और सिंगल फेज मोटर का जो साइज है वो क्या होगा, हमारा बड़ा होगा, ठीक है। तो समान क्षमता के लिए 3 फेज मोटर का आकार सिंगल फेज मोटर की अपेक्षा क्या होता है, छोटी होती है। कौन सी, 3 फेज मोटर। अगला क्वेश्चन आते हैं, कह रहा डेल्टा संयोजित जनरेटर का
शून्य बार पर जो फेज वोल्टेज है वो 400 वोल्ट है। किसी फेज के संयोजन बदलने पर सिरों पर वोल्टेज क्या होगा? किसी फेज के संयोजन बदलने पर सिरों पर वोल्टेज क्या होगा? यार डेल्टा का मतलब क्या होता है? 3 तारें होती हैं। कितनी तारें होती हैं? 3 तारें होती हैं डेल्टा में। तो कह रहा है कि डेल्टा संयोजित जनरेटर का शून्य बार पर, यानी कोई लोड नहीं है, जब कोई लोड नहीं होता है तो हमारा फेज वोल्टेज जो होता है कितना होता है? 400 वोल्ट होता है। कितना होता है? 400 वोल्ट होता है। ठीक है, जब कोई लोड नहीं होता है तब हमारा जो फेज वोल्टेज है वो हमारा 400 वोल्ट है। ठीक है, तो डेल्टा संयोजित जनरेटर का शून्य बार पर फेज वोल्टेज क्या है? 400 वोल्ट है। कह रहा किसी फेज के संयोजन को बदलने पर, मान लो ये आर वाई बी है। अब मान लो बी को उठा के इधर रख दिया, आर को उठा के इधर रख दिया और एक्स को उठा के इधर ले आए। तो वही कह रहा है संयोजन को बदलने पर सिरों पर वोल्टता क्या होगी? तो वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वोल्टेज जितना है हमारा उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो वोल्टेज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वोल्टेज हमें 400 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, वोल्टेज कितना मिलेगा? 400 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि डेल्टा संयोजित जनरेटर का शून्य भार पर जो फेज वोल्टेज वो 400 वोल्ट, टर्मिनल पर वोल्टेज क्या होगा? अगर किसी फेज का संयोजन बदल दिया जाए तो टर्मिनल पर सिरों पर वोल्टता कितनी होगी? सिरों पर वोल्टता हमारी जो है वो 400 वोल्ट ही होगी। कितनी होगी? 400 वोल्ट ही होगी। ठीक है, तो सिरों पर वोल्टता कितनी होगी हमारी? 400 वोल्ट ही होगी। ठीक, क्यों होगी बता दिया तुमको, क्योंकि सिरों पर जो है हमारा वोल्टेज चेंज नहीं होता है। सिरों पर वोल्टेज हमारा चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि प्लग हो गया तुम्हारा, जैसे कि मोबाइल का चार्जर का प्लग होता है, अगर उसको पलटा के लगाओगे तब भी चार्ज होगा, उसको वैसे करके लगाओ तब भी चार्ज होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि फेज के संयोजन को बदलने पर वोल्टता में कोई प्रभाव पड़ता है? तो वोल्टेज पे हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा औद्योगिक क्षेत्र में कौन सी फेज दी जाती है? ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में यानी कि जहाँ पे कारखाना वगैरह होता है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है, तो उसमें कौन सी फेज दी जाती है? उसमें 3 फेज दी जाती है। ये तो पता ही कंफर्म है क्योंकि बड़ी बड़ी मोटरें लगी हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी फेज देंगे? 3 फेज देंगे। कौन सी देंगे? 3 फेज देते हैं। तो इसमें कौन सी फेज देते हैं? 3 फेज हम लोग देते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि डेल्टा संयोजन में जो लाइन करंट है वो हमारी कितनी है? वो 300 है। तो फेज करंट बताइए कैसा है? डेल्टा संयोजन है। डेल्टा संयोजन में तो हमने कहा था स्टार का याद रखो, स्टार में करंट क्या होता है? आई एल जो होता है आई फेज के बराबर होता है, लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है। तो डेल्टा में क्या होगा? यानी कि करंट जो बराबर होगा, डेल्टा में क्या होगा? लाइन करंट जो है वो फेज करंट का कितना होगा? √3 गुना होगा, √3 गुणा होगा। अब हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है आई लाइन का दे रखा है, लाइन का कितना रहेगा? 300, और 300 बटे में ये √3 कहाँ जाएगा? नीचे, तो अपॉन में √3 बराबर क्या हो जाएगा? आई फेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई फेज। ठीक है, तो क्या होगा? 300 बटे में √3, ये हो जाएगा आई फेज। अब इसको हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। 300 बटे √3 है, क्या है? 300 बटे √3 है। तो देखो √3 का ऊपर नीचे गुणा कराया तो क्या बन जाएगा हमारा? जब √3 का ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो बन जाएगा हमारा, हाँ नीचे देखो, जब देखो ये 300 बटे √3 है, तो √3 का ऊपर कराओगे तो क्या हो जाएगा? 300 √3 अपॉन में क्या हो जाएगा? 3 बच जाएगा। तो 3 से कट गया कितना का? 100 √3 आ जाएगा। और √3 का मान कितना होता है? 1.732 टू 100, यानी कि 173.2 एम्पियर। 173.2 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि स्टार कनेक्शन में लाइन धारा जो है वो 30 एम्पियर की है। स्टार कनेक्शन में लाइन धारा क्या हो? 30 एम्पियर। और डेल्टा में कितनी लाइन धारा होगी? ठीक है, डेल्टा में लाइन धारा बताना कितना है। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन में जो लाइन धारा है वो कितनी है? 30 एम्पियर है। स्टार कनेक्शन में जो लाइन धारा है वो 30 एम्पियर है, तो डेल्टा में कितनी धारा होगी? तो देखो जरा, स्टार में जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट के बराबर होता है। जो लाइन करंट होता है वो क्या होता है? फेज करंट के बराबर होता है। और डेल्टा में क्या होगा? तो डेल्टा में जो लाइन करंट होगी, वो फेज करंट की कितनी होती है? √3 गुना होती है। √3 गुना होती है। तो √3 इंटू कितना हो जाएगा? लाइन धारा कितनी थी? 30, तो बराबर कितना होगा? 30 √3, कितना हो जाएगा? 30 √3 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। कहेगा I1 बराबर इतना दे रखा है 40 साइन
ब्रैकेट में 314t प्लस का फाई, यानी ये फाई एक तरह से फाई का मान है, ये पाई बटे 3। दूसरा हमारा समीकरण दे रखा है 20 साइन 314t माइनस का पाई बाई 2। कहेगा कि इस कलांतर बताइए, इन दोनों I1 और I2 के बीच में कलांतर बताइए। कलांतर का मतलब फेज डिफरेंस बताइए। क्या बताइए? फेज डिफरेंस बताइए। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या बताना है हमको? फेज डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमको कलांतर बताना है। क्या बताना है? कलांतर बताना है, यानी कि फेज डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? फेज डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो एक समीकरण तुम्हारा I1 बराबर ये दे रखा है, दूसरा समीकरण I2 बराबर ये दे रखा है। तो इन दोनों के बीच में क्या बताना है हमको? इन दोनों के बीच में कलांतर बताना है। क्या बताना है? कलांतर बताना है। ठीक है, कलांतर का मतलब होता है कि कोणों में अंतर। ठीक है, तो समीकरण ने बताया था धारक समीकरण क्या होता है, इसी समीकरण में धारक समीकरण क्या होता है। ठीक है, जैसे v बराबर क्या होता था? Vm साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। तो ये फ्लाई है, फाई है। फाई को क्या बोल रहे थे? फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस यानी कि हमें क्या बताना? कोणों में अंतर बताना है। फेज डिफरेंस पाई बाई 3 माइनस, और माइनस का क्या है? ये पाई बाई 2 है। हल कर लो इसको। जब इसको हल करोगे तो क्या होगा? पाई बाई 3 और प्लस का पाई बाई 2। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके हल कर लो तो कितना आ जाएगा? 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। पाई की जगह पे वैल्यू रख लो, पाई का मान कितना होता है? 180। रख के हल किया तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 150 डिग्री। कितना आ जाएगा? 150 डिग्री आ जाएगा। यानी कि हमारा जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? 150 डिग्री है। ठीक है, यानी कि जो हमारा फेज डिफरेंस है, जो हमारा फेज डिफरेंस है वो हमारा कितना आ गया? 150 डिग्री आ गया है फेज डिफरेंस। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात कर रहा है अगर v बराबर 20 कॉस 314t है, v बराबर 20 कॉस 314t है। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है कि v बराबर होता है Vm। ठीक है, जैसे होता है साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी, उसी में क्या कॉस भी कर सकते हैं, कॉस ओमेगा टी भी कर सकते हैं मान लो। ठीक है, तो कॉस ओमेगा टी भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कंपेयर हमने देखो साइन से कराया, वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, इसी से कंपेयर कराया है। तो ओमेगा का मान कितना है? 314। ओमेगा का मान कितना है? तो देखो साइन साइन लिखा है कॉस की जगह, बट ओमेगा 314 ही रहेगा। ठीक है, तो ओमेगा 314 है तो बस लगा लो ओमेगा बराबर क्या? 2 पाई एफ। 2 पाई एफ बराबर 314 है, एफ के मान निकाल लो। एफ बराबर क्या होगा? 314 बटे 2 पाई, 314 अपॉन में 2 और 3.14। देखो पाई का मान हम क्वेश्चन के साथ रखते हैं, कहीं कहीं 22 बचे साथ रखते हैं, और कहीं कहीं देखो यहाँ पे डिजिट हमारी सरल है 314, तो सीधा 3.14 लिख लिया। तो ये अपनी आवश्यकता के अनुसार लिख लिया है। ठीक है, 22/60 से भी हल करोगे तब भी हमारा 50 हर्ट्ज ही आएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है ये हमारे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। कह रहा है कि दोनों क्वेश्चन में हमको क्या बताना है? पीक टू पीक वैल्यू बतानी है। क्या बताना है? पीक टू पीक वैल्यू बताना है। पीक टू पीक यानी कि हमें बताना है करंट, पहली बात तो बताना वोल्टेज पीक टू पीक कितना है, और जो हमारी करंट है वो कितना, पीक टू पीक कितना है, करंट कितना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमको बतानी है। ठीक है, तो पहला जो था हमारा क्या था कि देखो हमें इसमें बताना है पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है, तो इस फिगर को देखो, ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, समझो ये जो हमारा स्टार्ट हुआ है, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ इस जगह से। ठीक है, ऐसे स्टार्ट हुआ है और ये ऐसे आया है। ठीक है, तो हमें बताना है पीक टू पीक। पीक टू पीक मतलब इसका पीक इधर वाला प्लस वाला और इधर माइनस वाला पीक। वही चीज़ देखो, यहाँ का पीक क्या है? प्लस का 18 है। ठीक है, इधर का पीक क्या है? +18, और इधर का पीक क्या है? प्लस का 5 है, क्योंकि दोनों हमारे वैल्यूज़ है वो क्या है? इस एरो के कहाँ है? ऊपर है, तो ऊपर इसके ऊपर वैल्यूज़ होती पॉजिटिव में, उसके नीचे होती नेगेटिव में। तो दोनों हमारी पॉजिटिव में है, तो दोनों पॉजिटिव में, तो पहला कौन सा लेंगे? पीक इधर वाला ले लेंगे। तो इधर वाला क्या है हमारा? 18 वोल्ट। 18 वोल्ट, तो 18 वोल्ट माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा? 5। 18 माइनस का 5। ठीक है, 18 माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा? 13 वोल्ट आंसर हो जाएगा इस वाले फिगर के लिए। जो वीपीपी का मान है वो इतना है। अब कह रहा है कि ठीक है वीपीपी, क्योंकि देखो 18 वोल्ट और 5 वोल्ट का है, वोल्ट है तो इसलिए वोल्टेज का पीक टू पीक निकलेगा। अब ये जो फिगर है हमारा, ये करंट का दे रखा है, देखो एम्पियर और एम्पियर, तो इसमें हमारे एम्पियर का पीक टू पीक निकलेगी वैल्यू। ठीक है, तो एम्पियर की पीक टू पीक निकलेगी, तो प्लस वाले में क्या है? प्लस का 10 है, तो 10 माइनस
इधर वाले में क्या है, पीक वैल्यू -10 है, तो -10 ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस बाहर से लगा था, तो कितना आ जाएगा 20 एम्पियर। तो पीक टू पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी इस वाले ग्राफ के लिए, हमारा हो जाएगा 20 एम्पियर। ठीक है, तो इस वाले ग्राफ के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे आते हैं। वही आगे वही यार, इन फेज और आउट फेज पहले बता चुके हैं। इन फेज और आउट फेज क्या होता है, उसी के बारे में जानकारी है इसमें कि इन फेज क्या होता है और आउट फेज क्या होता है, ये बता रहा है। तो देखो ये हमारा जैसे मान लो है, ये केवल एक ही हमारी इसमें रेखा है। ठीक है, एक ही कर्व है जो हमारा टहल रहा है ऐसे। ठीक है, अब देखो इसमें देखते हैं, इस वाले में देखते हैं। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों फिगर हमारे किसके, इन फेज के। दोनों फिगर किसके, हमारे इन फेज के फिगर है। ठीक है, अब देखो इन फेज क्या होता है, इन फेज क्या होता है कि वोल्टेज और धारा दोनों क्या जाए, साथ साथ जाती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इन फेज। ठीक है, तो देखो ये हमारी जो एक ही रेखा है, इसी 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 ग्राफ में ये हमारा वी और यही हमारा क्या आई है। तो ये हमारी दोनों साथ साथ में जा रही, तो ये इन फेज हो गया। अब इसमें मान लो इसमें वी का अलग है डायग्राम और आई का अलग डायग्राम है। तो देखो वी जब हमारा पीक पे जा रहा तो आई का भी हमारा कहाँ जा रहा है, पीक में जा रहा है। वी जब जीरो में जा रहा तो आई भी किस में जा रहा है, हमारा जीरो में ही जा रहा है। ठीक है, अब देखो वी हमारा इधर जा रहा है तो आई भी हमारा इधर जा रहा है, मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शन पे पहुंच रही हैं साथ में। देखो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हुई तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हुई, यहाँ जीरो इसकी वैल्यू तो यहाँ भी इसकी भी जीरो वैल्यू, मतलब साथ साथ चल रहा है। तो वोल्टेज और धारा, ठीक है, वोल्टेज और धारा जब साथ साथ निकलती हैं और साथ साथ अपने गंतव्य स्थान पे पहुँचती हैं समझो, तो वो क्या कहलाता है, इन फेज कहलाता है अपनी आम भाषा में। ठीक, आउट फेज क्या होता है, आउट फेज क्या होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच क्या हो जाए, फेज डिफरेंस आ जाए, तो हमारा आउट फेज कहलाता है। देखो कैसे, ये हमारा देखो धारा इधर जा रही है, इसका मैक्सिमम मान यहाँ यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इस वाले का वोल्टेज वाले का ग्राफ का जो रेखा है, इसका मैक्सिमम मान हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो करंट है इसका मैक्सिमम मान यहाँ मिलेगा नहीं, ये यहाँ पे मिल रहा है और ये यहाँ पे मिल रहा है, दोनों साथ साथ जा रही नहीं जा रही है, डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है। कितने का है, फेज डिफरेंस, अब कितने का ये नहीं पता। तो फेज डिफरेंस आ रहा है और दोनों अपने गंतव्य स्थान से साथ साथ नहीं निकलती हैं। वोल्टेज हमारा पहले निकल जाता है, करंट हमारी बाद में निकलती है, वोल्टेज पहले निकल जा रहा है, करंट हमारी बाद में निकल रही है। तो जब दोनों साथ साथ में नहीं निकलती हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा आउट फेज कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इस वाले फिगर में भी देखो, ये हमारा इधर से निकला मान लो वोल्टेज वी का और ये हमारा नेगेटिव से निकला आई का। ठीक है, तो फेज डिफरेंस है कि नहीं है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी हमारा फेज डिफरेंस आ गया। ठीक है, और ये कौन सा फेज डिफरेंस है, इसको बोलते हैं इनवर्ट फेज डिफरेंस। कौन सा बोलते हैं, इनवर्ट, यानी कि उल्टा। इनवर्ट का मतलब क्या होता है, इनवर्ट का मतलब ही होता है उल्टा। ठीक है, तो इनवर्ट का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे इनवर्ट फेज यानी कि आउट ऑफ फेज भी कहते हैं, इसे इनवर्ट फेज यानी कि आउट ऑफ फेज भी कहते हैं। या तो इन्वर्ट कहते हैं यानी उल्टा, या फिर आउट ऑफ फेज यानी कि फेज से आउट है, आउट से मतलब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है इसका मतलब। ठीक है, इसके बाद देखो देखते हैं जरा, कह रहा है कि बहुफेज प्रणाली में, बहुफेज प्रणाली यानी कि इन पॉलीफेज सिस्टम। ठीक है, तो बहुफेज प्रणाली में अल्टरनेटर को आसानी से समांतर क्रम में सिंक्रोनाइजेशन किया जा सकता है। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, जैसे कि मान लो ट्रांसफार्मर होता था। ठीक है, ट्रांसफार्मर जब कमज़ोर हो जाता था, ट्रांसफार्मर जब पूरा वोल्टेज हमारा सहन नहीं कर पाता था, तो ट्रांसफार्मर के पैरेलल में हम दूसरा ट्रांसफार्मर लगा देते थे। ठीक है, ट्रांसफार्मर के पैरेलल में क्या करते थे, ट्रांसफार्मर के पैरेलल में हम दूसरा ट्रांसफार्मर लगा देते थे, जिससे कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। उसी प्रकार से हमारा अल्टरनेटर में भी होता है, यानी कि बहु फेज प्रणाली में, थ्री फेज प्रणाली में जो अल्टरनेटर को है, ठीक है, आसानी से समांतर क्रम में सिंक्रोनाइजेशन किया जा सकता है, यानी अल्टरनेटर का आसानी से पैरेलल में क्या किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन किया जा सकता है। उसको क्या बोलते हैं, यानी कि एक अल्टरनेटर के सापेक्ष दूसरे अल्टरनेटर को समांतर क्रम में चलाना ही हमारा क्या कहलाता है, सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। एक अल्टरनेटर के समांतर में दूसरे अल्टरनेटर को चलाना ही क्या कहलाता है, हमारा सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। ये चीज़ तो बता ही चुके हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमारा पॉलीफेज सिस्टम ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। अब तुम्हारी जो एसी थ्योरी है वो मेरे हिसाब से 99.99% ख़त्म हो चुका है। 99.99 नहीं करो यार, ठीक है, इतनी दक्षता ना रखी जाए हम लोग। 95% लगभग ख़त्म हो गई एसी थ्योरी। अब कुछ ही जो है, कुछ एक दो क्वेश्चन होंगे
जो नए नए मिलते जाएंगे वो नए नए अपडेट होते जाएंगे। तो तुम्हारी इसमें भी कॉपी में जो तुम्हारे जो क्लास पढ़ाए हैं तो कौटिल्य सर की कॉपी में कुछ ऐड कर लेना, नहीं तो पन्ना लगा के ऐड कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो अब ये तुमको बिल्कुल कायदे से सब थ्योरी बिल्कुल कायदे से रिवाइज करो, ठीक है, पढ़ो, इसके बाद फिर हर 3-3 4-4 दिन में रिवाइज करो, ताकि तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएँ, ठीक है। चलो ये क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा पॉलीफेज सिस्टम, एसी थ्योरी और पॉलीफेज सिस्टम दोनों चैप्टर हमारे क्या हो गए, फिनिश हो गए, ठीक है। चलो अब इसके आगे हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ते हैं, इसके आगे मैं सोच रहा हूँ तुमको पढ़ा दूँ अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ाते हैं, इसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा देते हैं। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा देते हैं, और इसके बाद हम पढ़ाएंगे तुमको सिंक्रोनस मोटर, इसके बाद सिंक्रोनस मोटर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक लगातार खत्म करने, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर। तो ये 3 चीज़ें खत्म करनी है, उसके बाद अल्टरनेटर आ जाएगा मान लो, ठीक है। तो ये अल्टरनेटर, ये 4 चैप्टर का फिनिश कर लो, ठीक। तो उसके बाद इसी की थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है वो कायदे से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये क्लास यहीं रखते हैं, चलो बाय।